नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सभी साथियों का अभिनंदन, स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे वर्ग 3 2022 में पूछे गए 8 मार्च 2022 के सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी सभी पेपर्स जो है सॉल्व कर रहे हैं डेली वाइज, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर, और इसके अकॉर्डिंग, इस लेवल के अकॉर्डिंग हम आगे आने वाली क्लास भी करने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा अपनी टीटी फैमिली से, क्योंकि इस बार दोस्तों 101% सिलेक्शन पाना है। तो चलिए डिटेल के साथ जानेंगे, चर्चा जानेंगे। पहला प्रश्न हिंदी लैंग्वेज का पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था, आइए जानते हैं और इसका राइट आंसर भी जानते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संबंध में उचित कथन यहाँ पे बताना है। तो उचित कथन होता है, भाषा के चारों कौशल क्या होते हैं? परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या होते हैं? भाषा के 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं, और ये परस्पर क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक होते हैं? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी पेडागोजी का प्रश्न है कि पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, यानी पाठचर्या सहगामी क्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, गीत संवाद जो होते हैं, अंत्याक्षरी होती है, भाषण होती है, वाद विवाद होता है, जो होते किस में सहायक होते हैं? तो शिक्षण के कार्यभार को कम करने में सहायक होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होते हैं, कार्यभार को कम करने में क्यों ऐसे सहायक होते हैं? तो चीज़ें आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी ऐसा अनुभव करते होंगे, आप लोग बच्चे को भी ऐसा पढ़ाएंगे या पढ़ाते होंगे, तो चीज़ें आपके नॉलेज में हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मनिका 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है। कविता में भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें जो है किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनिका क्या 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ती है, और कविता के भाव के बातचीत करते समय में आपको सलाह देना है। मतलब कविता एक निश्चित भाव होता है, अर्थ नहीं हो सकता। या कविता के गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गति विधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष होता है। या कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, कविता के अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। तो यहाँ पे बल देना विशेष पर दिया गया है। लेकिन कविता एक निश्चित भाव है, बिल्कुल बात है, भाव होता है, अर्थ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, कविता का अर्थ भी होता है, लेकिन ईएसबी ने इसको सही माना है, डी ऑप्शन को। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह इस किस ओर संकेत करता है? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक हमें मोटिवेशन लाता है प्रिपरेशन को मजबूत करने का। क्लास की तैयारी में जो जितनी मेहनत लगती है, वो आप लोगों का जब कमेंट आता, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है हमें। बस इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए। तो साथियों, प्रश्न की बात करते हैं कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। क्या है, लिखा था जीवन, लेकिन उसको जिंदगी पढ़ दिया। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? ऐसा आपको क्लास में भी अक्सर देखने को मिलता है। तो ये अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। जीवन को जिंदगी बोल देते हैं ना, हमारा जीवन ऐसा चल रहा, हमारा जिंदगी ऐसे चल रही, तो अर्थ के बारे में पढ़ लिया, शब्द को नहीं समझा। तो क्या है, अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझ कर पढ़ रही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे ईएसबी ने सही माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों व निर्माण करना, यह कथन किसका होता है? देखिए, भाषा शिक्षण कार्य होता है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये जो कथन दिया गया था, रॉबर्ट लाडो का कथन है, ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हिंदी पेडागोजी में पूछा गया था कि किस प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? जब किसी प्रदेश में जो विशेष में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको ही क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्न में से व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया कौन सी होती है? जब आप व्यवहार में संशोधन कर लें, ना वह भाषा होती ना ही पढ़ना होती है, तो क्या होता है, उसी को ही अधिग्रहण कहा जाता है। जब आपके
व्यवहार में कुछ न कुछ संशोधन हो जाए, संशोधन की प्रक्रिया होती है, उसी को ही अधिकरण, मतलब कुछ न कुछ आपने सीखा है, कुछ न कुछ संशोधन किया है, उस बार सिलेक्शन नहीं मिल पाया तो उससे आपने सीखा है और अब आपको संशोधन करना है। संशोधन ये करना है कि प्रीवियस पेपर अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको 50 से 60 पेपर हैं और 50 से 60 पेपर में 150 का गुणा कर दीजिए, 50 में भी करते हैं तो आपको 15 पनप 750 क्वेश्चन हो जाते हैं साथियों। कितने क्वेश्चन होते हैं? 750 होते हैं, सही बताइए। 7500 क्वेश्चन होते दोस्तों, 750 नहीं, मैथमेटिक्स में भी ध्यान देना है। चलिए 7500 क्वेश्चन जब आप तैयारी हो जाएगी तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको 60% की तैयारी आपकी यहीं से पक्की हो जाएगी। आइए जानते हैं प्रश्न की। निम्नलिखित में से निगमन विधि में छात्र क्या होता है? निगमन पूछेगा, आगमन पूछेगा, विश्लेषण पूछेगा, संश्लेषण पूछेगा, लेकिन ज़्यादातर निगमन और आगमन ही पूछा जाता है। तो निगमन विधि में छात्र क्या होता है? समान से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ये सूत्र, ये फार्मूला भी ध्यान देना अपने के दिमाग, अक्सर इनमें कन्फ्यूजन होता है। इकाई विधि के सोपान कितने होते? 5 होते हैं। इकाई विधि के सोपान कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आपके द्वारा कितना नॉलेजेबल यहाँ पे चीज़ें होती हैं। अगला, निम्न में से दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? जो दल शिक्षण होता है, जो दल शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें एक से अधिक शिक्षक होते हैं। क्या होते हैं? एक से अधिक शिक्षण को दल शिक्षण प्रक्रिया बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर हमें भाषा सीखना है तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, कई बार आपने पढ़ा है और स्टेटमेंट भी इस प्रकार का आपने पढ़ा होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री क्या हो सकती है? अब यहाँ पे ध्यान देना, उच्च प्राथमिक स्तर पूछा जा रहा है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी जो सामग्री होगी वह श्यामपट्ट भी होगा, फ्लैश कार्ड भी होगा, चित्रकथाएं भी होगी, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या होता है? तो भाषा विकास का द्वितीय चरण, पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये याद रखिएगा। तो सुनना हमारा प्रथम हो गया, बोलना हमारा द्वितीय हो गया, तृतीय हमारा पढ़ना हो गया, चतुर्थ हमारा लिखना हो गया। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे द्वितीय पूछा गया है तो द्वितीय चरण हो जाएगा बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला, ध्वनि साम्य विधि क्या होती है और इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? तो ध्वनि साम्य विधि ये होती है जिसके द्वारा ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, इसी को ही ध्वनि साम्य विधि, साम मतलब बराबर, समानता, तो ध्वनि में समानता रखने वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाए उसी को ही ध्वनि साम्य विधि बोला जाता है। आइए बात करेंगे 15वां पेडागोजी का प्रश्न, इसके बाद गद्यांश पद्यांश रहेंगे, इसके बाद मैथ्स रहेगा। प्रश्न है, तो साथियों, छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि क्या होगी? तो छात्रों को, बालक बालिकाओं को अगर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है उसके लिए सबसे सुगम विधि होती है कि छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों और कमजोरियों का निदान कर दिया जाए। भाई उपचार, भाई हमारे चोट लगेगी उसका उपचार करेंगे तो मल्लम पट्टी गोलियां होगी, उसी प्रकार अधिगम संबंधी अगर छात्रों को उपचार करना है उसमें जो कमजोरियां होंगी, जो ठीक है, जो अधिगम से संबंधित दोष होंगे उनका निदान करना है, उनको दूर करना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे काव्यांश। झील का निर्जर किनारा और वह सहसा छाए सन्नाटा का एक क्षण हमारा, वैसे सूर्यास्त फिर नहीं दिखा, वैसी क्षितिज पर सहमी सी बिजली, वैसे कई उत्ताल लहर और नहीं आई, न वैसी मदिर बयार कभी चली। वैसे कोई शक्ति अकल्पित और ऐचित फिर हम पर नहीं छाई, वैसे कुछ और छली काल ने हमारे सटे हुए लीलारों पर नहीं लिखा। वैसा अभिसंचित, अभिमंत्रित, सघनतम, संगोपन, कल्पांत दूसरा हमने नहीं जिया। ये आपका थोड़ा अटपटा दिया हुआ काव्यांश, और इस काव्यांश से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न से उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता का नाम बताइए। तो इसमें रचयिता का नाम अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी का कथन इसलिए आपको अटपटा लगेगा क्योंकि इनका जो रचनाएं होती हैं वो अटपटी ही होती है। इसके बाद बात करेंगे अगला प्रश्न इस पद्यांश से कि कौन सा शब्द सहसा शब्द का पर्यायवाची शब्द है इसमें से? तो सहसा का पर्यायवाची हो जाता आपका अकस्मात होना।
क्या होगा, अकस्मात हो जाएगा। ठीक है। और आइए बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इस काव्यांश से क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से असंगत बेमेल शब्द को छांटना। असंगत या बेमेल शब्द होते हैं उनको छांटना है। तो अनिल सही है, वायु, पवन, लेकिन अनल यहाँ पे असंगत है और बेमेल है, इसलिए ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सारी चीज़ें A to Z सही दी गई हैं। जो आपको डिफरेंट लगे वही चीज़ें हमें खोजना है, ढूंढना है और वही सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी तो काफ़ी सरल पूछी गई थी। दिक्कतें पर्यावरण, मैथ्स और बाल विकास में हुई है। आइए जानते हैं, इनमें से क्षैतिज या क्षितिज का अर्थ क्या होता है। क्षैतिज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्षितिज ध्यान रखिएगा। क्षैतिज फिर आपको मैथ्स के कैलकुलेशन में आ जाएगा। क्षितिज का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए, क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। पृथ्वी और आकाश मिल जाते हैं उसको क्षितिज बोला जाता है। जब आप नक्शा जानेंगे, चीज़ें करेंगे तो आपका ऑलरेडी जो है पता हो जाएगा। ठीक है। और क्षितिज की बात हुई है तो कहीं ना कहीं इस काव्यांश में वैसे क्षितिज पर सहमी सी बिजली, वैसे कोई उत्ताल लहर और नहीं आई, ना वैसे मदिर बयार कभी चली। तो यहाँ पे क्षितिज शब्द का उपयोग किया गया है और इसी शब्द को लेकर प्रश्न बना लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग जो है उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। अब पूरा काव्यांश हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें संगोपन किया गया है, उत्ताल किया गया, अभिसंचित किया गया, लेकिन नियोजित नहीं किया गया है। ठीक है, आप देख लीजिए, नियोजित आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके उत्ताल दिया गया था, उत्ताल आपका मिल चुका है। ठीक है। और देखिए, अगर नियोजित दिया हो, अकल्पित दिया गया है, अयाचित दिया गया है, ठीक है, अभिसंचित दिया गया है, लेकिन नियोजित नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास। अब समास पूछा गया था, बहुब्रीहि समास पूछा गया था, इसका उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास, पीतम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात सभी लोग बताइए कौन होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कल्पित का विलोम होगा। अब यहाँ पे कल्पित का विलोम, तो कल्पित का विलोम अकल्पित हो जाएगा। अकल्पित का कल्पित और कल्पित का कल्पित हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब गद्यांश है। इस गद्यांश से प्रश्न पूछा गया था। गद्यांश यह है कि भोर बेला में नर्मदा का पानी सिंदूरी हो गया, जहाँ धूप नहीं पड़ रही वहाँ कहीं नीला, कहीं बैगनी तो कहीं हरा दिखने लगा। तो ये ऐसा गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से आइए प्रश्न कर लेते हैं क्या पूछा गया था। सभी कमेंट कीजिएगा, जिनका 8 मार्च सेकंड शिफ्ट में वो ध्यानपूर्वक देखिए आपने कहाँ गलती किया है, और जिनका पेपर नहीं तो वो और अच्छे से ध्यान देखेंगे किस प्रकार से और प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी लोगों को 7 PM पे ज्वाइन होना है। 7 PM में क्लास होगी अभी, और जैसे ही हमारी जो है क्लास कंटिन्यू होती है, सभी क्लासेज होंगी, जब 5 सब्जेक्ट की क्लास होगी तो उसमें आपका सभी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव क्लास की जाएगी। अगला प्रश्न है, भोर बेला में नर्मदा का पानी किस रंग का हो गया है। तो जब भी भोर बेला हो तो इसमें नर्मदा का पानी सिंदूरी, फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है सिंदूरी, यहाँ पे रखिएगा। भोर बेला में नर्मदा का पानी सिंदूरी हो गया। तो कहीं ज़्यादा इतना दिक्कत लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए किसी को भी। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृत किसकी देन है। तो भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, यहीं पर दिया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि मीठे पानी का श्रेष्ठ और आपका सुदीर्घ स्रोत नहीं है। तो गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, लेकिन उदाद ही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि वाचाल से अभिप्राय क्या होता है। वाचाल यानी कहते हैं बहुत अधिक बोलने वाला, नॉर्मल तौर पर से, और वही आपका राइट आंसर भी होगा। वाचाल कहते हैं ना, जो अधिक बोलता है, ये बहुत वाचाल है, बहुत बात करता है, इससे कोई नहीं जीत सकता। अगला प्रश्न है, गतिमान का विलोम बताना। गतिमान मतलब तेज चलते रहना, और गतिहीन का मतलब धीमी हो जाना। गतिशील भी होता है चलते रहना, गतिपूर्ण मतलब चलते रहना, लेकिन गतिवान भी चलते रहना, लेकिन गतिहीन का मतलब गतिमान का विलोम हो जाएगा। गतिवान और गतिमान, वा और माँ, इन दोनों का अर्थ अलग है। बाकी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं।
अगला प्रश्न है हिमालय का संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद भी पूछा गया तो हिम धन आलय तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, हिम धन आलय बराबर हिमालय दीर्घ स्वर संधि। तो संधि समास ये सभी में लगभग सभी पेपर में हमने देखा अभी तक। अगला प्रश्न है वाक प्यासी बुझाती है। वाक क्या है? प्यास बुझाती है, इसका निषेधात्मक बनाना है। निषेधात्मक मतलब नहीं जाना चाहिए, तो प्यास नहीं बुझाती है, बस हो गया। प्यास बुझाती है, इसका में निगेटिव बना देना है ना, अर्थात निषेधात्मक यानी प्यास नहीं बुझाती है, नहीं शब्द जोड़ देना है, वो आपका निषेधात्मक वाक्य बन जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताना है। सभी लोग अच्छे तरीके से समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। देखिए पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं पहाड़ इंदु, इंदु नाम जो होता है भूधर पृथ्वी का होता है, तो पहाड़ का इंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात आएगी मैथ्स की। मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम हिंदी के 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के किए, अब मैथ्स के किए, जैसे आपके एग्ज़ाम में पेपर आए हुए। तो चलिए सोल्यूशन रफ पेन उठा लीजिए, सभी लोग करिए और समझिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड अब पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इससे लेवल हाई हो सकते हैं, कम नहीं होने वाला, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। लगभग हो सकता है कि वैकेंसी में 6 से लेके 10 या 12 हज़ार की वैकेंसी आएगी, जिसमें से 15 लाख है, इस बार ज़्यादा फार्म नहीं रहेंगे, 8 से 10 लाख फार्म हो सकते हैं, 8 लाख के समथिंग फार्म होंगे, क्योंकि वर्ग 3 में अब बीएड की वरीयता नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखिए, केवल डीएड वाले ही फार्म अप्लाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 68 से विभाज्य है? 68 से विभाज्य कौन होगा? देखिए 68 से विभाज्य वही होगा जो 68 का विभाज्यता का नियम क्या है, 1 2 4 17 34 एंड 68। ये संख्याएं जो दी गई संख्याएं विभाजित होंगी, तो 1 2 4 से ट्राई कर लीजिए, 17 से 34 से 68 से, इन संख्याओं से अगर विभाजित होगा तो वह 68 से भी विभाज्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर आपका होता है, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 6160 भी विभाजित है और आपका 2584 भी हो रहा है, लेकिन ईएसबी ने इसको केवल माना है 2160 वाला। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है, इन दो संख्याओं का योग 28 है, तो छोटी संख्या बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मतलब मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी y, तो एक्स वाई इजकल टू 192 इंटू दो संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई इजकल टू 28, ये दो संख्याओं का योग होगा, ये दो संख्याओं का गुणनफल होगा, जो आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं। अब इससे आपको करना क्या है, एक्स वाई से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 192 अपान वाई, 192 बटे वाई होगा, और वही x की वैल्यू आपको इस समीकरण में रख देना है, 192 बटे वाई, यानी कि 192 बटे वाई प्लस वाई इजकल टू 28। वाई का एलसीएम ले लेंगे तो 192 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा बराबर 28, तो ये इधर जाएगा 28 वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर 192 प्लस वाई स्क्वायर 28 वाई, इतना आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर था माइनस 28 वाई कर लीजिए और प्लस 192 इजकल टू 0, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इससे आपको गुणनखंड कर लेना 28 192 का, तो 28 में जो 192 का गुणनखंड निकाल दीजिए कि गुणनफल 192 है, योगफल 28 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -12 वाई और -16 वाई कर लीजिए, और वाई स्क्वायर प्लस 192 बराबर 0। अब यहाँ पे y फर्स्ट में कॉमन कर लेंगे तो बचेगा y -12 प्लस -16 कॉमन करेंगे, y -12 बचेगा। तो y -16 y -12 दो गुणनखंड हमारे निकल के आ गए, y -12 और y -16।
तो यहाँ पे कर रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी, y माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आएगा 12। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जो प्रश्न कहता है वही चीज़ें आपको करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 10 वर्ष पहले रमेश के पिता रमेश से 4 गुना बड़े थे। 10 वर्ष बाद उसके आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, तो रमेश की आयु बताइए। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे कह रहा प्रश्न 10 वर्ष पहले, तो मान लीजिए रमेश की आयु x है और उसके पिता की y है। 10 वर्ष पहले मतलब 10 माइनस x माइनस 10 कर लीजिए, पहले है तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 10 वर्ष y माइनस 10 वर्ष। कह रहा है कि रमेश के पिता रमेश से 4 गुना बड़े थे, रमेश से 4 गुना बड़े थे पिता। तो अगर रमेश को 4 गुना बड़ा कर दिया है तो दोनों संख्याएं वैल्यू हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ से हमारा पहला समीकरण क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा, 4x माइनस 40 बराबर y ऋण 10। 4x ऋण y कर लीजिए, यहाँ पे पक्षांतरण कर लीजिएगा तो आएगा आपका संख्या 4x ऋण y बराबर, यहाँ का माइनस 10 है, ये 40 इधर आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर 30 हो जाएगा। तो 4x ऋण y बराबर क्या आ जाएगा, 30। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए सभी लोग। इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद आयु जो होगी उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी 10 वर्ष बाद। अब बाद में है तो x प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। अब कह रहा 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, तो पुत्र की आयु को दुगना कर दिया जाए तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बस यहीं से इसका एक समीकरण यहाँ से निकाल लेना। 2x y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 10 ये 2 दाहम कितना हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 10 बचेगा। 2x माइनस वाई माइनस 10 बराबर माइनस 10 हो जाएगा। 2 समीकरण है, अब इन 2 समीकरणों से सॉल्व कर लेंगे। पहला हमारा क्या समीकरण आया था, 4x ऋण y बराबर 30, और दूसरा समीकरण हमारा बना 2x ऋण y बराबर ऋण 10। समीकरण को घटाने पर तो ऋण 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऋण यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो 4x से कटा 2x बचेगा, y से y कट जाएगा, 30 10 40 आ जाएगा। 2x बराबर 40 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/2 अर्थात 20। तो रमेश की x की मान कितना आ गया 20, रमेश का हमने x ही माना था, तो रमेश की कितनी आ जाएगी 20। किस ऑप्शन में दिया गया, देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। तो रमेश क्या 20 वर्ष हो जाएगी। अगर y ये पूछा जाता तो जो हमारा पहला समीकरण निकला था उस समीकरण से हम y का भी मान निकाल लेते हैं। कोई एक मान निकल आएगा तो दोनों मान निकल आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यदि a/b बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो 3a + 4b + 5c अपान c का मान ज्ञात कीजिए। a/2 का मतलब a बराबर 2 होगा, b बराबर 3 होगा और c बराबर यहाँ पे 4 होगा। 3a मतलब 2 3 6, 4b मतलब 4 3 12, 5c मतलब 5 चौको 20 अपान c मतलब 4। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 6 12 20 इनको प्लस कर लीजिए, तो 12 6 18 और 18 20 38, 38/4, 38/4 करेंगे तो हमारा संख्या क्या आ जाएगी बताइए। 38/4 इसको 2 से डिवाइड करते हो, 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 19/2 जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो 19/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इस पर क्या पूछा गया था। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात 7:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 87.5 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई निकालिए। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। त्रिभुज का आधार ऊंचाई, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, b से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा, 7x 4x कर लेते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 87.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा समीकरण बन जाएगा 87.5 बराबर 1/2 गुणे 7x 4x, ये हमारा समीकरण बनेगा। 2 को इधर गुणा कर दीजिए, सचोक 28x यहाँ हो जाएगा, 28x² हो जाएगा। यानी 28x² बराबर क्या आ जाएगा, 87.5 का 2 गुना कितना होता है, 28x² बराबर 87.5 गुणे 87.5, 2 बार कीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 175। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 175/28। 28 को इसको काटेंगे तो आ जाएगा लगभग 6.25। अब x² बराबर 6.25 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √6.25। मतलब किस संख्या का गुणा 2 बार करें, अंडर रूट इसको निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 6.25 का वर्गमूल क्या होगा, उसका आधा होगा, और वह होगा 2.5। 6.25 का वर्गमूल 2.5, 2.5 गुणे 2.5 करेंगे 6.25 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अब ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई यहाँ पे हमारा कितना था, 4x। तो हमें क्या करना है, 4x = मान क्या आ जाएगा, 2.5 × 4, 2.5 गुणे 4 कर लेंगे तो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन में दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है m/n बराबर 12/10 है। तो m + n² अपान m² - n² का मान लीजिए। तो यहाँ पे मान m बराबर 12 रख लीजिए, n बराबर 10 रख लीजिए, और यहाँ पे m यानी कि अर्थात 12 का स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर बटे 12 का स्क्वायर ऋण 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का 144 होता है, 10 का 100 होता है, ऊपर 44 बचेगा, 244 हो जाएगा, और 12 का वर्ग माइनस 10 का है तो नीचे 44 बटेगा, यानी 244/44 हो जाएगा, 244/44 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 सही 6/11 आ जाएगा। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है √5746 इसके बराबर होगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यानी 5746 को ऐसी कौन सी संख्या जिसको 2 बार गुणा करें तो 5746 आ जाए, वो आपकी कौन सी संख्या है। तो आपकी दोस्तों संख्या है 75 × 8 75 × 80, इनका दोनों का गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो 75 × 80, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इजली है लेकिन लोगों को टफ लगा होगा। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/9 भाग 0.1 है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या के वर्गमूल का 1/9 भाग 0.1 दिया गया है तो संख्या बताइए। देखिए अगर आपको वीडियो नहीं तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जिसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लेना। देखिए नेट कनेक्शन आपका सही होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो किसी संख्या का वर्गमूल का 1/9 भाग है, अर्थात 1/9 वह मान लेते हैं वर्गमूल का भाग x है, बराबर है 0.1 के। तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 × 9 के। तो √x घटेगा तो मतलब दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0.9 का होल वर्ग, यानी x बराबर 9×81, मतलब 0.81। 0.81 किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। आकृति दी गई आकृति में POS एक रेखा है, इसमें x निकालना है। क्या है हमारी
POS ये एक रेखा है। इस रेखा में हमें x का जो मान है, अब देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पे निकाल लिया गया है और सभी लोग जानते हैं एक सीधी रेखा का कोण कितना होता है, टोटल 180 अंश होता है। इसमें 3 त्रिभुज निकाल दिए गए हैं और त्रिभुज में एक का 60 डिग्री है, एक का 40 डिग्री है, एक का 4x है और इसी का मान निकालना है। बहुत ही आसान है। अब तीनों त्रिभुजों का योग हमारा 180 अंश हो जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे सरेंगे। तीनों त्रिभुज का योग हमारा 180 अंश होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब एक का 60 मान दिया गया है, एक का 40 दिया गया है, एक का 4x दिया गया है, बराबर 180 कर लीजिए। 4x बराबर 6 4 10 होता है, यानी 100 हो जाएगा। 100 में 180 कटेगा तो 80 बचेगा, तो x बराबर 80/4 यानी 20 मान आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 20 डिग्री, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया है वैसा ही हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई भी अगर सीधी रेखा है उसका अगर कोण दिया रहेगा तो 180 अंश होता है, बस समझ लीजिए। 60 40 दो दिया गया है, 4x को जोड़ लीजिए, उसका इक्वल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि a बराबर 5 b बराबर -5 है तो हमारा जो वैल्यू दी गई है इसको मान निकालना है। तो 2 2 दो दूनी 4 प्लस 2a यानी कि 2 पंचे 10 प्लस 2 दूनी 4 2b मतलब 2 पंचे -10 कट जाएगा। 4 4 क्या होगा, 4 4 कितना होगा, 8 होगा। 8 किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न, बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब कह रहा है यदि 5a + 9 बराबर 29 है तो 7a ऋण 28 बराबर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व कीजिए, जो अपने आप को थोड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों को समझना है थोड़ा सा। 5a + 9 = 29, ठीक है। तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 29 - 9, तो 5a बराबर हो जाएगा 20, यानी a बराबर हो जाएगा 20/5 बराबर 4। a की वैल्यू हो जाएगी 4। जो a की वैल्यू आ गई उसको यहाँ पे रख देना है। तो सचोक 28 ऋण 28 बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान आएगा। तो कहाँ पे दिया गया, सी ऑप्शन में 0 अर्थात निगेटिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 6 सही 2/3 घंटे में एक दिन का अनुपात निकालिए। 6 सही 2/3 मतलब क्या होगा, 6 3 18 2 20/3, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। बस 24/1 कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, 20 और 24 3, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा, 24 × 3 कर लेना है। 24 × 3 मतलब 72, बस ये अनुपात आ गया। इस अनुपात को आप काट सकते हैं कि किससे कटेगा, 4 पंचे 20 और इधर काटेंगे 18 चौक 72, 5:18 आएगा। और काट सकते कि नहीं, नहीं काट सकते। 5:18 किस में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था। अब पी वाला है, ये भी बहुत आसान है। पी की वैल्यू यहाँ पे रख देना केवल, बस और कुछ नहीं करना है, केवल पी का मान रखना है। पी का मान 3 दिया गया है, सभी में रख लीजिए। 4 क्यूब यहाँ पे 3 का क्यूब कर लीजिए, -3 3 का स्क्वायर कर लीजिए, +4 पी कर लीजिए, -56 कर लीजिए। 3 तिकाई 9 तिक 27, 4 × 27 कर लीजिए, -3 तिकाई -3 × 9 कर लीजिए, +4 पी यानी 4 3 12 -56, इसका योग कर लीजिए। 4 × 27 करिए, 3 × 9 करिए, 12 -56, इसको वैल्यू निकाल लीजिए। 120 - 83 टोटल 37, सी ऑप्शन में दिया गया, पी का मान आएगा 37, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया था। बहुत ही टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा अलग लेवल का है कि जब पी एक्स को AX - B से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए पी एक्स को अगर हम विभाजित करते हैं, पी एक्स अनुपात AX - B अगर दिया गया है, यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, AX - B, इसको +QX + R, ये फार्मूला होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि AX - B = 0,
तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, b अपान ए। बी इधर चला जाएगा तो b अपान ए आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p b अपान ए। तो p b अपान ए किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में, जो कि हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात निकालिए। तो ये आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 40 है, 40 योग का मतलब होता है x, दो संख्याएं वह x और y हैं, इनका योग 40 दिया गया है, और x y दो संख्याएं जिनका अंतर 4 दिया गया है। बस कुछ नहीं करना, घटा दीजिए बस, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा, x कट जाएगा और 2y बराबर आ जाएगा 36 की। तो y बराबर 36/2 यानी 18 आ जाएगा। y का मान 18 आ गया। इसी प्रकार x का मान निकाल लीजिए। जब x ऋण 18 बराबर 4 कर लीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 धन 18 के। तो x की वैल्यू आएगी 8 4 22, x का मान 22, y का मान 18। तो अनुपात तो पूछा जा रहा है, तो 22:18 हो जाएगा। 22:18 किस में दिया गया है, 22:18 को ऑर्डिनेट कर सकते हैं, वैसे 2 से काट लेंगे तो 11:9 आ जाएगा, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न अब पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। एक इकाई योजना नहीं होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक इकाई योजना है उसकी लचीली होनी चाहिए, एक किस्म प्रदान करना चाहिए, परिचित विषयों से मिलकर बनता है, लेकिन शिक्षक उन्मुख नहीं होना चाहिए। कोई भी इकाई योजना शिक्षक उन्मुख नहीं होना चाहिए। टीचर ओरिएंटेड यूनिट प्लान सो डू नॉट बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा महेश अपनी किताब स्कूल लाना भूल गए, उन्होंने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कहा। आपको अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल अपना अभ्यास कार्य आपके पास लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार महेश के कथन पर विशिष्ट अभिविन्यास में कौन सा चरण प्रतिनिधित्व करता है। मतलब क्या हुआ, महेश जो है अपनी किताब स्कूल लाना भूल जाता है, उन्होंने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कह देते। तो इस पर हमारा हो जाएगा लेन देन पूर्व पारंपरिक प्रक्रिया, जो कोहलबर्ग की है। क्या हो जाएगा, लेन देन पूर्व पारंपरिक प्रक्रिया। अब अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाना है तो किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो चिन्हों को बदलने की प्रक्रिया होती है, पहले माइनस को बदलना, इसके बाद गुणा बदलना, इसके बाद भाग बदलना, इसके बाद बराबर। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा कौन सा सेट हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो फार्मूला सेट होगा, पहले भाग और गुणा को बदल देना है। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दीजिए, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो योग आपका 28 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 42 + 16 गुणे है तो यहाँ पे भाग कर लीजिए 4, -6 भाग है तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए 3। इसकी वैल्यू 28 आनी चाहिए। ठीक है, कैसे आ जाएगी, बोर्ड मास का रूल है। गुणा करिए पहले, 36 18 आ जाएगा, -4 42 16 6 2 8 4 1 5 58, 58 में 22 घटा दीजिए, यहाँ पे सॉरी भाग है, ध्यान रखिएगा। हमने 42 16 तो 4 चौक 16 आएगा, तो 42 4 48 होगा, और 48 - 18 होगा। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, तो भाग का है। ठीक है, तो 48 - 18 कर लीजिए, आपका आएगा 28। अब बिल्कुल सही है। चलिए कुछ चिन्हों को बदलने का समीकरण, संतुलित गणितीय चिन्हों को संयोगी चयन करना है। तो चिन्हों को बदलने के लिए जो संयोजी चयन होता है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पहले माइनस होगा, फिर गुणा होगा, फिर भाग होगा, फिर बराबर होगा। ये याद रखना है। ठीक है, इसका संयोजन करेंगे तो जो चीज़ें आपकी क्लियर हैं वो क्लियर आ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा 3 के छात्रों की समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है। ऐसी विधि है साथियों ऐसी गतिविधि जो कक्षा 3 के छात्रों की समस्या समाधान की क्षमताओं को बढ़ाना है, और वह गतिविधि कहलाती है एक समूह परियोजना विधि। इसमें क्या होता है, प्राथमिक विंग के छात्रों को 4 सदनों स्कूल की गृह प्रणाली के समान रूप कैसे वितरित किया जाए ताकि वह हर घर में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिभाशाली छात्र हो। इसलिए ऐसी गतिविधि जिसमें छात्रों की समस्या समाधान करने को आगे बढ़ाएं वह होगा एक समूह परियोजना विधि। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानसिक रूप से मंद बच्चों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है। बिल्कुल है। किसके द्वारा है, पाठ्यक्रम में संशोधन के द्वारा, मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य होता है छात्रों में आत्म अनुशासन की क्षमता विकसित करना। अगला प्रश्न है कि हंटर स्कोर कार्ड के अनुसार पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करते समय भाषा की शैली का मूल्यांकन जो है कितने अंकों में किया जाता है। तो ईएसबी ने 60 माना, कहीं कहीं आपको 100 भी मिलेगा कई जगह, लेकिन ईएसबी ने इसको 60 माना, तो आपको 60 ही करना है क्योंकि आने वाले एग्जाम में फिर से वही ईएसबी 60 ही मानेगा। ठीक है। छात्रों को कमजोरी या सीखने की कठिनाइयों से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए शिक्षण कार्य को क्या कहा जाता है। क्या है दोस्तों, जो छात्रों में कमजोरियां होती हैं उनको सीखने की कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए जो शिक्षण कार्य होता है उसको उपचारात्मक शिक्षण बोला जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। पुस्तकें संचार का शक्तिशाली स्रोत हो सकती हैं बशर्ते उसमें सामग्री निदर्शी न हो। पुस्तकें जो होती हैं वह संसार का शक्तिशाली स्रोत तो बन जाएंगी, बशर्ते क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पे बशर्ते यह कि सामग्री निदर्शी होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दोस्तों पूछा जा रहा है कि वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूल की अवधारणा को लागू करने की छात्रों की क्षमता का आकलन निम्नलिखित समस्या के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से किया जा सकता है, जो वास्तविक जीवन की स्थिति होती है उसमें वर्गमूल की अवधारणा को लागू करने की छात्राओं को क्षमता का आकलन जो है किसके माध्यम से कर सकते हैं। तो वह दोस्तों, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाएं जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों में संख्या हो। ये होगा वर्गमूल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षण इकाई के प्रशासन में क्या शामिल होता है। जब कोई एक शिक्षण इकाई प्रशासन में शामिल होता है उसको ही परिचय भी होता है, प्रस्तुतिकरण भी होता है, मूल्यांकन में भी होता है, अर्थात ऑल ऑफ एबव, अर्थात दिए गए सभी विकल्प सही हो जाएंगे। और मैथ्स का अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए बनाए गए आविष्कारों में प्रमुख कौन सा होता है। अब देखिए, व्यक्तित्व मूल्यांकन से प्रश्न आ गया, कई बार हमने जिक्र किया है इस टॉपिक बारे में, बहुत सारा चीज़ें आपको पढ़ाया भी था। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है, और वह नाम कौन कौन सा आता है आपका व्यक्तित्व मूल्यांकन में। बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री भी होता है, इसके साथ साथ बनरेउटर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री हो जाता है, वुडवर्थ व्यक्तिगत डाटा सीट भी हो जाता है। तो दिए गए सही विकल्प ईएसबी ने माने हैं, क्योंकि व्यक्तित्व मूल्यांकन में बनाए गए आविष्कार की बात करेंगे उसमें प्रमुख पूछा जा रहा है, तो ये तीनों प्रमुख हैं। ठीक है। अब आइए ईवीएस पर्यावरण की बात करेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, नोट करते जाइएगा। और टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए ताकि सभी अपडेट पाने के लिए आप लोग जुड़े रहें। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल, एडिशनल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको रेफ़र की जाती हैं आप सभी लोगों के लिए। टेलीग्राम में कुछ नहीं करना, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ पे ज्वाइन हैं और फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध उनको हो जाती हैं। और एडवाइस भी लेना होता आप लोग वहाँ हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ईवीएस में प्रश्न है कि पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन था, तो पेड़ों के संरक्षण का आंदोलन को बोला जाता है चिपको आंदोलन, ये सभी लोग जानते हैं। और चिपको, अपिक्को आंदोलन, जंगल बचाओ, ये चारों आंदोलन है, चारों आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, यह साबित करने के लिए सही कथन चुने कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान से संबंधित है।
कौन सा कथन हमारा साबित करेगा? वह कथन यह है कि विज्ञान ने पर्यावरण को सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। इसके बाद ईवीएस में अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों कि पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला जिसे दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो वह हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। यह पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो यहाँ आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताइए। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाता है पेट्रोलियम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पर्यावरणित के अनुसार विवादास्पद पौधा बताइए। पर्यावरण जो है उनके अकॉर्डिंग विवादास्पद जो पौधा है वह कौन सा है? ना तो तुलसी है ना ही आंवला है, तो फिर कौन है? वह दोस्तों है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस ऐसा पौधा है जो पर्यावरण के लिए विवादित है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब। देखिए बच्चों के साथ गतिविधियां प्रभावी तभी हो सकती है, कब हो सकती है? जब शिक्षकों को मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चे को अवधारणा को समझने में मदद करेगी। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कुत्तों और बिल्ली के आश्रयों को क्या नाम दिया जाता है? जहाँ पे कुत्ता बिल्ली रहते हैं उनका आश्रय स्थल, जैसे हम घर बोला जाता है, ठीक है, इसी प्रकार कुत्ता बिल्ली जहाँ रहते हैं उसको कैनल बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको? कैनल बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। तो राजराजेश्वर मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपके तंजावुर। कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में आपका यह मंदिर स्थित है। तो धार्मिक स्थल से भी प्रश्न पूछा गया था। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल है? टोटल दोस्तों 40 हैं। ईएसबी ने सही माना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? आप लोग भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए कार्यान्वित की गई है? कौन सी वह वाटरशेड विकास परियोजना है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित की गई है? और वह परियोजना कहलाती है हरियाली परियोजना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भूमि और जल उपयोग समस्याओं को पूरा करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि हिमपात एक शीतकालीन तूफान है जिसमें वर्षा का प्राथमिक रूप बर्फ होता है, और ऐसा तूफान जिसमें 32 मील प्रति घंटे के ऊपर की हवा के साथ होता है जो दृश्यता को गंभीर रूप से कम कर देता है, यह एक बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? बर्फीला तूफान बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि बाघों को उनकी हड्डियों के कथित औषधि गुणों के लिए बड़े पैमाने पर मार दिया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? चाइनीज दवाओं में किया जाता है। जो बाघ होती हैं उनकी हड्डी जो है कथित तौर पर औषधि गुणों के लिए बड़े पैमाने में मार दिया जाता है बाघों को। क्यों माना जाता है? क्योंकि उपयोग इसमें चाइनीज दवा बनाने में इसके बाघों के हड्डी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इसरो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो इसरो ने दोस्तों लगभग दोस्तों आपके 300 मीटर दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, 300 मीटर। अगला कृत्रिम सूर्य एक है। कृत्रिम सूर्य कौन होगा? यानी कृत्रिम सूर्य जो मानव निर्मित द्वारा एक सूर्य हो, और सूर्य का नाम है परमाणु संलयन रिएक्टर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण ईवीएस में कि किस प्रयोगशाला ने आदित्य L1 के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज बनाया? आदित्य L1 के लिए, और वह अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला VSSC। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने बोला था अंतरिक्ष से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं ईवीएस में, ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रश्न थे सभी लोग देख लीजिए।
नासा द्वारा साइकी मिशन क्या है? तो नासा द्वारा जो साइकी मिशन है वह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह की यात्रा को नासा द्वारा साइकी मिशन बोला जाता है। क्षुद्र ग्रह की यात्रा निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं? देखिए, खनिज पदार्थ शामिल होता है, पत्ते जो होते हैं मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं होते हैं, बाकी वायु, पानी और खनिज पदार्थ ये होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, ये ईएसवी का कहना है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, सभी लोग बताइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाद प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता? देखिए, खाद में पौधों का होता है, जानवरों को होता है, ठीक है, पौधे, जानवर, पत्थर, तीनों तो नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर भर होगा। प्लांट्स जो होते हैं इनको स्टोन को जो है खाद बनाने में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसका उपयोग घर का खाद्यान्न भंडारण के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो सूखे नीम के पत्ते, सूखे नीम के जो पत्ते होते हैं इनका उपयोग पर खाद्यान्न के भंडारण, जब कोई भी गेहूँ, चावल, कुछ चीज़ें पहले रखा जाता था तो नीम के पत्ते ऊपर से ढक दिया जाता था। नीम के पत्ते होते हैं कड़वे, यहाँ पे कीड़े मकोड़े ये चीज़ें कम लगते हैं, तो नीम के सूखे पत्ते रखे जाते थे। अगला जो प्रश्न है कि फीबा हो जो होता है FIBA किस खेल का टूर्नामेंट है? फीबा जो होता है दोस्तों ना तो फुटबॉल है, ना ही बेसबॉल है, ना ही रग्बी है, तो ये फीबा क्या है? फीबा एक बास्केटबॉल का क्या है दोस्तों? खेल से भी, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फीबा जो है एक बास्केटबॉल खेल का टूर्नामेंट होता है जिसे फीबा बोला जाता है। अगला, एक परियोजना में शामिल है, तो एक परियोजना में क्षेत्रकार और डिस्ककार जो है शामिल होते हैं। EVS में अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पराबैंगनी जो UV किरणें होती हैं इनकी उच्च मात्रा स्वच्छ मंडल का शोध का कारण बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये जो होते हैं इसी को ही हो हिम अंधापन, स्नो ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। किस वर्ष गुजरात के भुज क्षेत्र में कुख्यात भूकंप आया था जहां 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे? गुजरात में वह दोस्तों 2001 का दिन, 2001 का वर्ष ऐसा समय है जहां पे गुजरात में भुज क्षेत्र में भूकंप आ गया था, कुख्यात जिसे, जहां लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। सोच सकते कितना बड़ा भूकंप आया होगा। अगला, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल के साथ जीवमंडल को क्या कहा जाता है? इसको परिमंडल या इकोस्फीयर बोला जाता है। अगला है कि प्राकृतिक गैस के साथ किस गैस के दूषित होने से अम्ल गैस या सार गैस बनता है? जो प्राकृतिक गैस है इस गैस के साथ दूषित होने से अम्ल गैस या सार गैस बन जाती है और वह कहलाती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड कहला जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से कि नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन ऑफ USA के अनुसार तीसरी कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्र बताते हैं कि पढ़ने की दक्षता के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर संबंध कौशल की आवश्यकता होती है? भाषा और संचार, पढ़ने की यांत्रिकी, सामग्री और ज्ञान। तो यहाँ पे आपका तीनों जो हो गए तीनों जरूरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2004, याद रखिएगा। वेब 2.0 की उत्पत्ति जो है 2004 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न EVS से पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सीखने के अनुभवों को अप्रत्यक्षता की ओर प्रत्यक्षता की निरंतरता पर व्यवस्थित किया, जिसका संबंध सार की निरंतरता से है, और वह कहलाता है एडगर डेल। यह दोस्तों एडगर डेल ने जो है सीखने के अनुभव को अप्रत्यक्षता की ओर प्रत्यक्षता की निरंतर पर व्यवस्थित किया। किसने? एडगर डेल ने किया। और EVS का 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कि कौन जो है एक प्रक्षेपित परंतु अचल दृश्य TLM आपने पढ़ा होगा, जिसे हम अध्यापन अधिगम सामग्री कहते हैं, कौन होगा? तो जो होता आपका फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स ऐसा होता है जो एक प्रक्षेपित है परंतु अचल दृश्य TLM भी कहलाता है, वह फिल्म स्ट्रिप कहलाता है। प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ दोस्तों, कई बार हम विश्लेषक या व्यक्तित्व के
वैश्लेषिक सिद्धांत के बारे में आप सभी को बताया भी था और एग्जाम में पूछा गया था, किसके द्वारा दिया गया है? तो यह सिद्धांत दोस्तों आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। आप भी याद रखिएगा, जब भी व्यक्तित्व के मनोवैश्विक सिद्धांत की बात की जाएगी, एक ही नाम याद रखिएगा, वह दोस्तों सिगमंड फ्राइड। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति में एक इच्छा होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अत्यधिक जो संरचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनमें किस प्रकार की इच्छा होती है? उनमें उत्तेजना के लिए त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है, जो अत्यधिक संरचित मनोवृत्ति वाले होते हैं। आपने कुछ बोला नहीं, तुरंत जवाब वहाँ से मिल जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न CDP में क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े परिवार जो पृष्ठभूमि से संबंधित कोई एक बच्चा है, उसको आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? यानी ऐसा बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेश दिया गया है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा परिवार से है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? तो आपको जो है उसे जो है व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, उसे समान कक्षा में रखेंगे लेकिन उसकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए पढ़ाने को व्यवस्थित करेंगे, या बच्चे की पिछड़ी संस्कृति पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षक को भेजेंगे, या उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़ी भूमि को अनेक विद्यार्थी। तो समावेशी शिक्षा की बात होती है, सभी विद्यालय में सभी के लिए एक समान शिक्षा की बात होती है, तो अनेक विद्यार्थियों तो ऐसे नहीं रखना चाहिए। ना ही बच्चे की पिछड़ी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानने के लिए शिक्षक को भेजें, इससे भी एक निगेटिव पक्ष हो जाएगा। उसे समान कक्षा में रखेंगे लेकिन उनकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विशेष व्यवस्था करेंगे, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ESV ने किसे माना है कि उसे व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे, और ये व्यावसायिक शिक्षा लेने की सलाह देंगे। हमारे अकॉर्डिंग उसे थर्ड ऑप्शन होना चाहिए सही, लेकिन ESV ने यहाँ पे D ऑप्शन सही माना है। ये बाल विकास का प्रश्न, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन जो पूछे गए थे। शब्दावली सीखने का कौन सा तरीका बहुत अच्छा नहीं है? देखिए, शब्दावली सीखने के तरीके में कौन जो है सब बहुत अच्छा नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, लिखना और फिल्म देखना, दो चीज़ें हैं शब्दावली के लिए बहुत अच्छा नहीं माना। तो सबसे अच्छा माना है बात करना और पढ़ना। शब्दावली को सुधारना है, उसके लिए बात करना पढ़ना इंपॉर्टेंट। अगला जो प्रश्न है, कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय से पहले बच्चा कमज़ोर होता है। तो समय से पहले तो सभी लोग कमज़ोर होगा भैया, समय से पहले कोई भी चीज़ें सही नहीं होती हैं। एक समय से पहले बच्चे के अंडकोश जन्म के बाद अंडकोश की थैली में नहीं उतरते, जैसा कि एक समान बच्चे के मामले में होता है। समय से पहले बच्चे का रोना और अन्य आवाज़ें कमज़ोर होती हैं, ये भी बात सही कह सकते हैं। समय से पहले बच्चे का वजन हमेशा एक समान बच्चे से अधिक होता है, गलत है भाई। समय से पहले समान बच्चे से अधिक कैसे हो सकता है? समान से कम ही होगा, क्योंकि वह समय से पहले है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साथियों की जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला को सीखने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि जिस तरह से कौशल और अभ्यास का उपयोग करने की कला को सीखने के लिए दिया जाता है, उसी को ही लर्निंग, सीखना बोला जाता है। प्रश्न पर ही उत्तर आपका दे दिया गया था, केवल आपको समझना था। हम कई बार आपको बताते हैं कि प्रश्न पर ही उत्तर होता है, केवल समझना जरूरी है। बेहतर लैंगिक समानता चाहना लक्ष्य एक उदाहरण होता है। देखिए, बेहतर लैंगिक समानता चाहना किसका उदाहरण हो जाएगा? ये किस लक्ष्य का उदाहरण हो जाएगा? ये दोस्तों सबका होता है, सामाजिक होता है। ये सामाजिक लक्ष्य का उदाहरण कि बेहतर लैंगिक समानता चाहता है, फीमेल और मेल सामाजिकता, तभी तो सामाजिकता बनी रहेगी भाई। फीमेल मेल दोनों बराबर होने चाहिए। अगला, शिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? तो शिक्षण छात्रों के अनुसार होना चाहिए। मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर गौर करना है कि एक बच्चे के लिए बोलना शुरू करना ज़्यादातर परिपक्वता को प्रभावित करता है। कोई भी उचित अभ्यास के बिना धारा प्रवाह या अर्थपूर्ण ढंग से नहीं बोल सकता, जो अनिवार्य रूप से अधिगम को प्रभावित होता है। दो आपके ऑप्शंस दिए गए, तो दो ऑप्शंस में जो कथन दिए गए हैं दोनों यहाँ पे उचित दिए गए।
यानी ईएसबी ने दोनों को सही माना। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों पूछा गया कि जीन पियाजे जी के व्यक्तित्व विकास के चरणों का औपचारिक संचालन चरण किस उम्र में होता है। देखिए 0 से 2 तक सभी लोग जानते हैं संवेदी गामक अवस्था होती है। 2 से लेके 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है और चौथी होता है 11 वर्ष से आगे, 11 से लेके 15 अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वह हो जाएगा आपका 12 साल से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मोर देन 12 ईयर्स यानी 12 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम जो 2015 है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखिए इसमें बच्चा जो अर्थात चाइल्ड कानून का उल्लंघन करने वाला जो बच्चा है उसका नाम बदलकर किशोर रख दिया जाएगा। तो ये ऐसा तो आपके किशोर न्याय अधिनियम 2015 में नहीं दिया गया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। यह किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी द्वारा जांच के लिए स्पष्ट समय सीमा स्थापित करता है, ये भी आपके बात सही दी गई है। यह अनाथ परित्यक्त बच्चों आदि की नई परिभाषाएं प्रदान करता है, ये भी आपकी बात सही दी गई है। यह बच्चों द्वारा किए गए छोटे गंभीर और जघन्य अपराधों का सीमांकन करना, ये भी दिए गए। लेकिन पहला जो कथन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार पहला कथन गलत दिया गया है कि इसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का नाम बदलकर किशोर या जुवेनाइल कर दिया गया है, ये आपका कथन गलत है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न साथियों पूछा गया था कि किशोर न्याय अधिनियम जो 2015 है, इसके अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल होते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड के 3 साल तक, 3 साल से अधिक होगा नहीं, टोटल 3 साल तक है। किशोर अन्याय में इसमें क्या है, टोटल 3 साल तक ईएसबी ने सही माना है। अगला जो प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया था कि धीमी गति से सीखने वाले छात्र बालक बालिकाओं को निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों बच्चों को संज्ञानात्मक सीखने की भी समस्या होती है, सामाजिक समस्याएं भी होती है, भावात्मक समस्याएं होती हैं। क्योंकि बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, इसलिए ये समस्याएं तीनों समस्याएं होती हैं। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है तीनों वाला हमारा सही हो जाए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि अस्थिर पारिवारिक स्थितियां और परिवार में संघर्ष का तनाव, परिवार में संघर्ष और तनाव बच्चों के होने के कुछ कारण हैं। क्या कारण है? धीमी सीखना या कम उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, क्या कारण होते हैं? अक्सर आप देखे होंगे जो अस्थिर पारिवारिक स्थितियां होती हैं उनमें परिवार में संघर्ष तनाव बच्चे के होने का कारण है। क्या क्या कारण और रीजन होते हैं? यहाँ पे ईएसबी जो ने दोनों बातों को माना है, इनमें दोनों रीजन धीमी सीखने वाला भी है और कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चे हैं, दोनों को माना गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समान दिखने वाले शब्दों की पहचान करने के लिए संघर्ष करता है, जैसे ट्रायड, टायर्ड, फ्रेड, फायर्ड, ये क्या है? ये इस प्रकार का जो है समान जो दिखने वाले शब्द 2-3 को पहचान करने में बच्चा संघर्ष कर रहा है, न कहीं अपठन विकार से बच्चा संबंधित होगा। किससे हो जाएगा? अपठन विकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था साथियों के व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। व्यवहार अनुवांशिकी, तो आप सभी लोग जानते हैं व्यवहार अनुवांशिकविद विचार को स्वीकार करते हैं कि व्यवहार प्रकृति और पोषण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन जी है, ये भी जान लीजिएगा। व्यवहार अनुवांशिकी पूरी तरह से पर्यावरणीय ताकतों का आकार लेती है, तो पूरी तरह देना था। पेडागोजी में किसी चीज़ को थोप देना कहलाता है, पूरी तरह कर देना, तो ये नेगेटिव होगा, ये आपका व्यवहार अनुवांशिकी के संबंध में सही नहीं होगा। बाकी अगला है कि व्यवहार अनुवांशिकी का उद्देश्य व्यवहारिक भिन्नता पर अनुवांशिक प्रभाव के लिए अच्छे परिणाम खोजना। तो खोजना और अच्छी चीज़ें खोजना ये तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। व्यवहार अनुवांशिक संज्ञानात्मक क्षमता, व्यक्तित्व लक्षणों, मानसिक विकारों, अन्य स्थितियों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा गलत होगा कि ताकतों का पूरी तरह ताकतों का आकार लेती, ये गलत हो जाए।
इसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया था कि छोटे बच्चे बिना किसी समस्या के एक बड़े पहिए की सवारी को लेकर तिपहिया साइकिल की सवारी तक जा सकते हैं, यह निम्नलिखित किसका उदाहरण होगा? यह समावेश का हो जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है बिना किसी समस्या के एक बड़े पहिए की सवारी से लेकर 3 पहिया साइकिल की सवारी तक जा सकता है, यह समावेशन होता है। बच्चा धीरे धीरे समावेश कर लेता है, सामंजस्य बैठा लेता है। अगला, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देती? देखिए, कोई भी प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वह सोच को बढ़ावा देती है। जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, महत्वपूर्ण जो सोच होता है, वह प्रगतिशील शिक्षा ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, ठोस बुद्धि जिसे हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बोलते हैं, यह काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों आपके किस पर निर्भर रहता है? ना ही अनुवांशिकता पर, ना ही प्रशिक्षण, ना ही शिक्षा पर, तो किस पर रहता है? एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव पर जो है यह रहता है। जी हाँ, ठोस बुद्धि जो होती है, क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होता है, ये काफ़ी हद तक आपके अनुभव पर जो है निर्भर होता है, एक्सपीरियंस पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धिलब्ध कितनी अधिक होगी? यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक है, मानसिक आयु अगर अधिक है तो बुद्धिलब्ध क्या होगी? अधिक होगी, 100 से अधिक होगी या 100 होगी? तो 100 इज़ द राइट आंसर। बाकी सारे तो कम दिए गए हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन को भी ध्यान समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें देखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया था। 10 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं। खालिस्तान विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उनके मनोसामाजिक भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उनके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि की गहनता से अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? तो इसमें व्यक्ति अध्ययन, जो केस स्टडी विधि आपने पढ़ा होगा, यही चीज़ है। केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन में विधि में किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उनके मनोसामाजिक भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास आदि की गहनता से अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो है व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है? हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा इत्यादि को कमी न होने के लिए नियंत्रित करता है और कहलाता है अनुकंपी, जिसे हम सिंपैथेटिक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, शोध से पता चलता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी बालक बालिका को शैक्षणिक उपलब्धि में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे किस रूप में आप देख सकते हैं? सांख्यिक रूप से खराब मॉडल के रूप में। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, किसके अनुसार पारितोषिक अधिगम को प्रोत्साहित करता है? सजा के विपरीत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी कार्य को सिद्धि खुशी देती है और शिक्षार्थी इसे बार बार करना पसंद करता है, तो ये हो जाएगा प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का, क्योंकि पारितोषिक देकर अधिगम को प्रोत्साहित किया जाता है, तो क्या होगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक शिक्षक को विज्ञान में हमेशा कम अंक प्राप्त वाले विद्यार्थी के साथ निपटने में मदद करेगा? वह कहलाता है समस्या क्षेत्र को समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शब्द राइडर एक शिक्षण और सीखने की रणनीति है जो किस प्रकार के शिक्षार्थी पर लागू होती है? तो देखकर सीखने वाले, विजुअल जो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पर्यावरणीय शब्द राइडर एक शिक्षण है जो सीखने की रणनीति होती है, वह देखकर सीखने वाला या विजुअल लर्नर शिक्षार्थी पर लागू होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में दंड जैसे सुदृढ़ीकरण नैतिक संहिता को परिभाषित करते हैं? तो दंड किस में होता है? जो प्री कन्वेंशन स्टेज होता है, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था साथियों कि एक छोटी कोशिका में शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है, यह किसके सिद्धांत के तहत आता है? देखिए, जब एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जो जीवन मनुष्य के शरीर, मन, व्यक्तित्व, अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है, तो वह निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात आती है।
अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित शक्तिशाली रसायन पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है, और वह कहलाता है हार्मोन्स। जी हाँ, हार्मोन्स जो होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में वहन किया जाता है, वह हार्मोन्स डीएनए कहलाता है, हार्मोन डीएनए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा समाजीकरण प्रक्रिया का एक चरण है? देखिए, समाजीकरण प्रक्रिया का जो चरण कहलाता है वह हमारा कहलाता है, आपके समाजीकरण प्रक्रिया के चरण में आपका अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना भी सीखना होता है, सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीकों का व्यवहार करना भी सीखना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके सामाजिक दृष्टिकोण का विकास की बात करेंगे, अर्थात जो दिए गए तीनों विकल्प हैं, तीनों विकल्प जो है आपके समाजीकरण प्रक्रिया के चरण हो जाएंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर का पेपर, और कल जो पेपर करेंगे जो दोस्तों डेली 7 PM में हम आपका एक डेली पेपर सॉल्व करते हैं, और कल जो आपका पेपर रहेगा 9 मार्च का करेंगे। ठीक है, आज 8 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का पेपर सॉल्व हो चुका है। प्लेलिस्ट इन स्क्रीन में सारे पेपर आप देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले अभी आपके 3 से 4 महीने मान लीजिए समय है, जिसमें से 1 से 1.5 महीने हम प्रीवियस पेपर को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेना। इसके बाद प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्लास में प्रैक्टिस सेट में लग जाएंगे, और तैयारी की शुरुआत न्यू मजबूत होनी चाहिए। कहते हैं ना, घर जब बनता है न्यू मजबूत होनी चाहिए, तो ये न्यू है। प्रीवियस पेपर को देखना, सिलेबस देखना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, तो ये न्यू हम मजबूत कर रहे हैं। अगर आप जब आपकी न्यू मजबूत हो जाएगी तो ऊपर कितनी भी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो आने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछे जाएँ, आपको एक लेवल जो है सेट हो जाता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे, जल्दी मिलते हैं आपके 7 PM पे अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।